यूपीएससी कंडक्ट करने वाली एक सीएपीएफ की एग्ज़ाम से आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनना है या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी है, लेकिन पता नहीं है कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, उसकी प्रिपरेशन क्या करनी है, तो उसके बारे में जानने के लिए आइए मिलते हैं एक्सपर्ट से। स्वागत है सभी का अपने यूपीएससी मेड सिंपल पे। जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रेयस कदम, जो AIR ऑल इंडिया रैंक 54 है, जिनको 2024 में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की जो एग्ज़ाम हुई थी वहाँ पे उनको रैंक मिला है और उनको CISF भी मिलेगा। तो स्वागत है श्रेयस यूपीएससी मेड सिंपल में। जय हिंद सर। जय हिंद। आई एम ग्लैड टू बी ऑन योर चैनल। थैंक यू वेरी मच। वेलकम श्रेयस। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस CAPF, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट की जो पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट गैजेटेड डायरेक्टली रिक्रूटेड पोस्ट जो मिलती है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो श्रेयस, आप बताइए आपके बारे में कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से पढ़ाई की, आपने शुरुआत कैसे की, क्या आपका बेसिक बैकग्राउंड। ओके तो सबसे पहले सर, मैं जो हूँ आई बिलोंग फ्रॉम पुलिस फैमिली। माई ग्रैंड फादर वॉज इन पुलिस, माई फादर करंटली सर्विंग इन पुलिस, एंड आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे। मैं ओरिजिनली सांगली के इस्लामपुर का हूँ, लेकिन मेरी जो रेजिंग है वो सब पुणे में हुई। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की और इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर से ही मैंने अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स देना चालू किया। सबसे पहले मैंने CDS दिया और CDS भी मैंने क्लियर किया, लेकिन आप सभी को पता है कि SSB काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, तो उस पर रिलाई नहीं कर सकते। तो साथ ही में मैंने MPSC स्टेट सर्विसेज यानी राज्य सेवा दिया। पहला ही प्रीलिम्स मेरा निकल गया, एंड उसी साल 2021 में आई गिव फॉरेस्ट सर्विसेज, स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज, आई क्लियर्ड द प्रीलिम्स। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, आई क्लियर्ड द इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑल्सो। सो इन द ईयर 2021 आई हैड 3 मेंस, राज्य सेवा, फॉरेस्ट एंड आपकी इंजीनियरिंग सर्विसेज। बट तीनों मेंस में मुझे मेरे अपेक्षित यश नहीं मिला। फिर 2021 में आई ऑल्सो गिव CAPF, एंड उस साल मेरा रिटर्न नहीं निकला। फिर 2022 में अगेन आई गिव CAPF, फिर मेरा रिटर्न निकल गया उसमें, एंड बट आई वॉज अनफॉर्चुनेटली मैं PET आउट हो गया। सेम मेरे साथ 2023 में भी हुआ, रिटर्न बहुत ही अच्छे मार्क्स से निकल गया एंड आई वॉज आउट इन द फिजिकल्स। एंड फिर 2023 में मैंने ये डिसीजन लिया कि अब मुझे जॉब करना है, बिकॉज आई वॉज एग्जॉस्टेड मेंटली। 2-2.5 साल इतना हार्डवर्क किया, लेकिन फिर भी पोस्ट नहीं मिली। तो मैं 2 साल से टीचिंग में हूँ, एंड फाइनली 2024 में जो है मेरा सिलेक्शन हुआ। इस बार PET में मैं अच्छा किया, एंड फाइनली मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। सो दिस वाज माय मेनी कांग्रेचुलेशन श्रेयस। और एक जो बड़ी बात है कि श्रेयस के इंटरव्यू के मार्क जो है, मुलाकात के मार्क, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है, 119 आउट ऑफ 150 मार्क्स, राइट? यस सर, करेक्ट। हाँ, तो मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट आल्सो, कि दिस इज आल्सो वन ऑफ द अचीवमेंट कि यूपीएससी के पैनल के सामने इतने नंबर्स लाना, मार्क्स लाना, ये कोई आसान बात नहीं है, और जो आपने करके दिखाई है। और दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है कि इन्होंने CAPF में फेलियर देखा है, स्टेट PCS में फेलियर देखा है, और उसके बाद उससे उभर के अच्छे रैंक के साथ एग्जाम क्रैक किया है। तो यू आर द राइट पर्सन फॉर गाइडेंस फॉर न्यू एस्पिरेंट्स, दोज एस्पिरेंट्स जिनको CAPF की प्रिपरेशन करनी है। आई थिंक ही इज द बेस्ट पर्सन हु कैन गाइड यू रिगार्डिंग दिस एग्जाम। यस सर, बिकॉज आई सी जनरली मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन सक्सेस आपको ज़्यादा जो चीज़ चुभती है, मतलब सक्सेस तो आपको बहुत हैप्पीनेस देता है, बट व्हेन यू सी द फेलियर्स। अभी ये जो पीछे आपको इमेज दिख रही है, इसमें हम जब मेडिकली फिट हुए थे, तो ये वो वाली इमेज है, और साथ ही नीचे हमारे कुछ दोस्त बैठे हैं जो मेडिकली क्लियर नहीं हुए थे। तो उस समय जैसे ही मैं मेडिकली फिट हुआ था, तो मेरे आंखों में आंसू आए थे, बिकॉज मुझे पता था कि मैंने जो स्ट्रगल किया था, क्योंकि आई न्यू कि मैं अगर इंटरव्यू तक पहुंचूंगा तो कुछ ना कुछ रैंक लेके आऊंगा। तो यहाँ पे जो मेरे दोस्त बैठे थे, अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हुआ, तो मुझे तब मेरी भी जो 2 साल की जो मेरी यादें थी वो भी ताज़ा हो गई। एंड मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फेलियर्स एंड सक्सेस आर पार्ट ऑफ योर लाइफ। अप एंड डाउन्स जो एक एस्पिरेंट की जर्नी में वो होते ही रहते, बट व्हाट इज़ मोर इंपॉर्टेंट इज़ यू हैव टू स्टिक टू द प्लान। एक कहावत है अंग्रेजी में सर, मैं बताना चाहूँगा कि इफ़ यू कैन नॉट रन, you should walk. If you cannot walk, then you should at least crawl. But the most important thing is you should not stop moving. आपको हाथ पाँव हिलाने ही, और कुछ ना कुछ हिलाते बैठोगे, 2-3 साल में आपको पोस्ट जरूर मिलेगी। वही एक पोएम भी याद आ रही है मुझे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप अगर इफ यू कीप ट्राइंग यू विल गेट सक्सेस, बट देर इज अगेन टाइम कंस्टेंट, हाउ मच टाइम यू कैन कंज्यूम फॉर द प्रिपरेशन, यू शुड हैव दैट प्लान। एक्चुअली श्रेयस ने जो प्लान किया था कि
जो CDS एग्जाम्स है उनके लिए आप कोचिंग करते थे। यस सर, बिल्कुल। एक दो फेलियर के बाद आपने स्टार्ट किया था। और दूसरी एक बात, ये स्टेट PCS की एग्जाम जो होती है उसका प्रिपेयर कर रहे थे, उसके मेंस भी उन्होंने दिए थे, लेकिन जो इतने नंबर चाहिए तो वो नहीं मिले थे, तो इसलिए आपने फिर से CAPF देना पसंद किया। तो आपको इस फोर्स के बारे में कैसे पता चला कि ये CAPF का एक एग्जाम होता है? एक्चुअली सर मेरे जो पिताजी है और मेरे दादाजी दोनों SRPF में थे, स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स। तो बचपन से ही मुझे जो यूनिफॉर्म के प्रति एक आकर्षण था। एंड आपको पता होगा कि SRPF भले ही पुलिस फोर्स है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द इंडियन आर्मी। तो वो आर्मी के जैसा है। तो मैंने जब मेरी ग्रेजुएशन हुई तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे डिफेंस में जाना है। एंड इवन मैं जब स्टेट PCS देता था तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस पुलिस ही होती थी बजाय की रेवेन्यू सर्विसेज। तो जब मैंने ये सब CAPF के बारे में देखा, मैंने इस एग्जाम्स के स्ट्रक्चर को समझा और मैंने ये देखा कि उसका जो पैटर्न इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द एग्जाम्स विच आई एम ऑलरेडी गिविंग। ओनली थिंग इज पेपर 2 यहाँ पर है जो थोड़ा बहुत, जिसमें आपको ऐसे लिखने, रिपोर्ट लिखने, तो उसके मैंने तैयारी की। एंड वो सब करने के बाद मुझे पता चला कि दिस इज द एग्जाम विच आई वाज मेड फॉर। ओके। तो SRPF जो बात कर रहे हैं, स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स है, जो अपना CRPF सेंट्रल में होता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, उसका ही स्टेट फोर्स है SRPF, और जो महाराष्ट्र में है, और उनके पिताजी और दादाजी वहाँ पे ज्वाइन थे। तो मतलब एक अपब्रिंगिंग के टाइम ही वो यूनिफॉर्म का अट्रैक्शन वगैरह वो सब तो पता ही चला। लेकिन ये बात मुझे जाननी है कि आपने इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कैसे किया? सर पहली बात तो इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए कोई रॉक हार्ड स्ट्रेटेजी नहीं है। पेपर 1 यदि आपको प्रिपेयर करना है तो आप भारत की, अगर आप सिविल सर्विसेज कर रहे हो तो आपका पेपर 1 वैसे ही हो जाता है, या आप कोई स्टेट PCS कर रहे हो तो आपका पेपर 1 हो जाता है, या फिर आपने इवन CDS दी तो थोड़ा आपको लेवल हार्ड करके थोड़ा और प्रिपेयर करना होता है। सो पेपर 1 इज जस्ट ऑब्जेक्टिव। एंड जो आपके सोर्सेस है, जो आप CGL के लिए पढ़ते हो, CSE के लिए पढ़ते हो, या स्टेट PCS के लिए पढ़ते हो, वही सोर्सेस आप कर लोगे तो आपका पेपर 1 हो जाएगा। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस इज पेपर 2? बिकॉज जो व्यक्ति CSE नहीं करता है उसके लिए पेपर 2 बहुत मुश्किल है। इवन मेरे CSE करने वाले दोस्तों को भी पेपर 2 मुश्किल गया, बिकॉज CSE में आंसर राइटिंग पैटर्न और CAPF में आंसर राइटिंग पैटर्न, इसमें बहुत फर्क है। तो CAPF का स्पेशली पेपर 2 आपको ध्यान से करना पड़ता है, बिकॉज पेपर 2 के मार्क्स आपको एंड तक पता नहीं होते। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसी दिन आपको आपके पेपर 2 के मार्क्स पता चलेंगे। तो भले ही आपको पेपर 1 में कितने भी अच्छे हो या कितने भी कम हो, लेकिन जब तक आपका P1 + P2 ऐड नहीं होता तब तक आपका रिटर्न टोटल नहीं निकलता। तो P2 के लिए मेरे लिए आपको खास तौर पे स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर्स, फिर उस न्यूज़पेपर में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट मुझे लगती थी मैं उसको अपने वर्ड्स में समराइज करता था। तो इससे मेरी प्रेसी भी स्ट्रांग हुआ, मेरा रिपोर्ट राइटिंग सेंस भी डेवलप हुआ, और ऐसे के लिए जो कंटेंट मिलना था वो भी कंटेंट मेरा डेवलप हुआ। अभी जानकारी के लिए एक बात बताओ, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था ये CRPF में, तो ऑलमोस्ट ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग विथ मी फॉर सिविल सर्विसेज, तो हम कोई इस एग्ज़ाम का स्पेशली प्रिपरेशन नहीं करते थे, सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करते थे और वैसे ही जाके एग्ज़ाम दिए थे, तो वैसे ही क्लियर हुआ था। तो मेरे जितने भी दोस्त थे पुराने 2015 के बैच के, या फिर तब जो लोग प्रिपेयर करते थे वो स्पेशली कुछ प्रिपरेशन नहीं करते थे, सिविल सर्विसेज का जो प्रिपरेशन है उसके प्रिपरेशन के साथ ही ये हो जाता था। लेकिन अब कंपटीशन बहुत बढ़ गई है, स्पेशली इस एग्ज़ाम और ये इसकी तैयारी के लिए बहुत से कोचिंग भी मार्केट में है और सब बच्चे अभी अवेयर भी है, तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है। और उसके साथ एक जो नोटिस किया था हमने, इसमें कट ऑफ का वीडियो भी बनाया था, तो उसमें एनालिसिस में कि जो अभी इस साल पेपर हुआ है जिसका आज रिजल्ट आया है, ये पेपर का थोड़ा जो पैटर्न है कुछ थोड़ा ऑफबीट था, कुछ एनालिटिकल था, कुछ एरियाज जो थे पहले CAPF में नहीं पूछे गए थे, ऐसे एरियाज भी उन्होंने पूछ लिए। तो व्हाट विल यू से फॉर दिस एग्जाम? एक चीज़ मैंने सर यहाँ पे नोटिस की कि व्हाट UPSC इज ट्राइंग टू से कि आप CAPF को अभी बैकअप प्लान नहीं रख सकते कि मेरा CSE निकल नहीं रहा है तो मैं CAPF दूँ, या मेरा कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है, बिकॉज लेवल जो काफ़ी हार्ड होते जा रही है। यदि आप 2023 के पहले के पेपर्स देखो और 23 के बाद के पेपर्स देखो, स्पेशली पेपर 1, एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड आस्किंग UPSC CSE लेवल क्वेश्चंस, एनालिटिकल क्वेश्चंस। एंड पहले तो वो ऐसे पूछे थे कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो 1 2 1 2 3 ऐसे देते, तो जहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को स्कोप था या आप लॉजिकली सोच के कर सकते हैं। अभी वो 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे, हाउ मेनी ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 2, तो जिसमें आपको अनलेस एंड अंटिल यू नो ऑल द 4 ऑप्शंस, 4 स्टेटमेंट्स आप एलिमिनेट कर ही नहीं सकते थे। तो धीरे धीरे जो पैटर्न बढ़ रहा है ना, इसके पीछे एक ही चीज़ है कि UPSC कहना चाहता है कि भाई पेपर 1 के लिए पढ़ो, स्पेशली पढ़ो और बहुत डिटेल में पढ़ो। एंड धीरे धीरे मेरी ऐसी मान्यता है कि सिंस इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, CAPF का रोल जो है वो नेशन बिल्डिंग में काफ़ी वाइटल होने वाला है। तो इसीलिए वहाँ पे जो लोग जाने चाहिए वो भी कॉम्पिटिटिव टफ एग्जाम दे के जाने चाहिए, ऐसे मुझे लगता है कि सोच होगी। तो इसके चलते पेपर 1 जो है वो हाल फिलहाल में टफ हो रहा है। पेपर 2 जो रिटन पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है,
उसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन करते समय एक बात ध्यान में रखिए कि उसका जो पैटर्न है वो जानने की काफ़ी ज़रूरत है। मतलब 4 एसेज उसमें जो है, या फिर आर्गूमेंट्स, काउंटर आर्गूमेंट्स है, ग्रामर का पार्ट है। यूजुअली हमारे टाइम तो कोई प्रिपेयर नहीं करता था, लेकिन अभी सब प्रिपेयर करते हैं, और अच्छा खासा अगर उसका प्रिपरेशन किया जाए तो उसमें अच्छे से नंबर बन सकते हैं। ये एक ऐसी बात है। तो पेपर 2 के लिए आप पर्टिकुलरली क्या स्ट्रैटेजी बताएंगे कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? पेपर 2 के लिए सबसे पहले तो यू शुड बी इन दी हैबिट ऑफ राइटिंग आंसर्स, बिकॉज पेपर 2 में सबसे बड़ा चैलेंज मैंने देखा एस्पिरेंट्स के लिए वो होता है 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना। एंड 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना आसान बात नहीं। यदि आपको लिखने की आदत नहीं है तो 3 घंटे में पेपर कंप्लीट नहीं होता है। उसके बाद आप सबसे पहले 4 ऐसे आपको लिखने पड़ते हैं, 2 काउंटर आर्ग्यूमेंट, 2 रिपोर्ट लिखने पड़ते हैं, एक प्रेसी होता है, एक पैसेज होता है, एंड उसके बाद ग्रामर होता है। सबसे इजीएस्ट पार्ट जो होता है वो मेरे ख्याल में कॉम्प्रिहेंशन, जो पैसेज आता है, एंड ग्रामर जो होता है, बिकॉज वो आपके हाथ के मार्क्स होते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू कंप्लीट द पेपर। जब आप पेपर कंप्लीट करोगे एंड एक ठीक ठाक कंटेंट जो लिखोगे, तब आपका जो है 100+ मार्क्स आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने ये नोटिस किया कि जो ऐसे के टॉपिक्स आते हैं वो करंट रिलेटेड आते हैं। मतलब यदि इफ यू हैव रेड न्यूज़पेपर ऑफ लास्ट 6-7 मंथ्स, यू वुड बी इन गुड टच ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। एंड रिपोर्ट राइटिंग जो भी आता है ना, जैसे लेटेस्ट से बेंगलुरु में स्टैम्पिड हुई तो उसके केस में रिपोर्ट राइटिंग है, तो रिपोर्ट राइटिंग के भी टॉपिक्स करंट से रिलेटेड आते हैं। सो इफ यू आर इन द हैबिट ऑफ राइटिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड समराइजिंग द आर्टिकल्स, तो मेरे ख्याल में पेपर 2 की प्रिपरेशन तो वैसी हो जाती है। इसके साथ एक और हैबिट आप डाल सकते हैं जो मुझे खुद और बाकी एस्पिरेंट्स को भी बहुत बेनिफिशियल रही है, कि आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मतलब आप हिंदी मीडियम से हो, दैनिक भास्कर पढ़ रहे हो, या फिर दूसरा जो सीएससी की प्रिपरेशन करे, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, या फिर स्टेट पीसीएस के लोग जो लोक सत्ता, सकाल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो जो कॉलम्स आते हैं उसमें एक कॉलम को भी पिक करना है जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है। वो न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, न्यूज़पेपर क्लोज करके ब्लैंक पेपर को आप उसका समरी या फिर प्रेस राइटिंग करना है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट्स में ये आपका कवर हो जाएगा, लेकिन आपको डेली एक राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो एक छोटा कॉलम होता है वो एक काइंड ऑफ मिनी एसे है, उसमें इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ दैट इशू आर कवर्ड इन मिनिमम वर्ड्स, एंड दिस इज द थिंग यू रिक्वायर इन पेपर सेकंड। प्रेस राइटिंग भी या बाकी ऐसे में भी आपको इसी तरह से लिखना है। तो ये प्रैक्टिस अगर आप डेली करोगे तो यू विल गेट बेनिफिट इन पेपर 2। हम आते हैं पेपर 1 पे, या फिर पहले जान लेंगे जो लोग नए हैं उनके लिए कि CAPF, आज मैं बिल्कुल नया कैंडिडेट हूँ कि जस्ट मेरा ग्रेजुएशन हुआ है और मुझे CAPF क्लियर करना है। तो मेरे CAPF के क्लियरेंस के लिए मुझे क्या क्या स्टेजेस एग्जाम्स के क्रैक करनी होगी? तो सबसे पहले 2025 से पैटर्न चेंज हुआ है। तो सबसे पहले यू विल हैव योर रिटन एग्जाम, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में संडे को होता है। रिटन एग्जाम का रिजल्ट सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल जस्ट मिनट, रिटन एग्जाम जो बात कर रहे हैं उसमें 2 पेपर है? 2 पेपर है, राइट, बिल्कुल। फर्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, और सेकंड जो है तो डिस्क्रिप्टिव रिटन पेपर सब्जेक्टिव होता है। इसके पेपर 1 जो है, पेपर 1 यदि आपने क्वालिफाई किया तभी आपका पेपर 2 चेक होता है, एंड फाइनल जो कट ऑफ लगता है रिटन का वो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों मिलके होता है। सो यू इन ऑर्डर टू गेट योर P2 इवैल्यूएटेड यू मस्ट क्वालिफाई P1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा। इसके बाद आपका रिजल्ट आता है सितंबर अक्टूबर में, सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आ जाता है। उसके बाद नवंबर या दिसंबर में आपके फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होती है। वो होने के बाद आपको तकरीबन मार्च के आसपास आपको यूपीएससी इंटरव्यू कॉल लेटर आप भेजती है। तो आपको इंटरव्यू देने का सुनहरा मौका मिलेगा ढोलपुर हाउस में, जो सब कैंडिडेट का एक सपना होता है जो भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करता है कि मेरी भी एक फोटो हो ढोलपुर हाउस में विद ब्लेजर एंड विद। उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा। एंड इस साल से जो एक चेंज किया है यूपीएससी ने वो है कि मेडिकल जो है वो इंटरव्यू के बाद होने वाला है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। तो सबका मेडिकल स्टैंडर्डाइज्ड होगा दिल्ली में। तो मेडिकल होने के बाद मेरे ख्याल में मेरिट लिस्ट लगेगी, एंड फिर मेरिट लिस्ट लगने के बाद 1-2 महीने बाद आपका फोर्स एलोकेशन आता है कि आपकी रैंक और आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको कौन सी फोर्स मिलेगी। और उसके बाद तकरीबन 5-6 महीने बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा। लगभग सारे अकेडमीज का ट्रेनिंग जो रहता है वो 1 साल का रहता है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको 1 स्टार लगेगा, एंड आफ्टर ट्रेनिंग जब आपकी पासिंग आउट परेड होगी यू विल बी ज्वाइनिंग द फोर्स एज एन असिस्टेंट कमांडेंट विद 3 स्टार्स शाइनिंग ऑन योर शोल्डर। गुड, दैट्स नाइस। लेकिन एक चीज़ याद रखना, फोटो निकालना। मेरी गलती ये हुई, फॉर्चुनेटली आई वेंट टू ढोलपुर हाउस 3 times, बट आई डोंट हैव इवन अ सिंगल फोटो। आई थिंक कुछ मेडिकल के टाइम के फोटोज़ होंगे मेरे साथ, या फिर मेरे कलीग्स के पास देखने पड़ेंगे होंगे या नहीं। तब ज़्यादा फ़ोन, स्मार्टफोन यूज़ भी नहीं करते थे। 2012 आई थिंक फर्स्ट ढोलपुर अपीयरेंस, देन 2014, देन 2016 CSC का वो सब मिलके। तो ये एक अच्छी बात की आपने। और दूसरा जो आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन है
वो प्रिपरेशन अभी स्टार्ट होना चाहिए। मतलब आप अगर कुछ बेसिक्स आपके इंटरव्यू कम्युनिकेशन में लैगिंग है तो 1 या 2 महीने में वो प्रिपरेशन नहीं होगा। तो स्टार्ट योर इंटरव्यू प्रिपरेशन राइट फ्रॉम डे 1। मतलब उसमें क्या अलग कुछ करना नहीं है। आप हाउ विल यू टॉक, हाउ विल यू लिसन, हाउ विल यू पुट योर आर्गूमेंट्स, आप कैसे बात करोगे, आपका जो कहना है कम से कम वर्ड में इफेक्टिवली कैसे आप आगे वाले आदमी को कन्वे करोगे, ये जो बेसिक स्किल्स है आपको डेवलप करने पड़ेंगे। तब जाके पीटी में 119 जैसे मार्क आ सकते। आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है कि आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन क्या लेवल का था। दूसरी अभी मेरी एक आपसे पूछना है कि जो नए एस्पिरेंट्स है उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए? पेपर 1 के लिए एक सिंपल स्ट्रैटेजी है कि आपको जो है पिछले 2-3 साल के आपको कट ऑफ्स देखने और वैकेंसीज देखने, और इस साल आप जो पेपर दे रहे हो उसमें लगभग कितने एक्सपेक्टेड वैकेंसीज है, उस हिसाब से आप एक ये करो कि मुझे तकरीबन 150 लाने, 120 लाने, 140, मतलब एक स्कोर मन में बांध के चलो कि मुझे इसके ऊपर नंबर लाने। तो आपका जो पेपर 1 होता है वो आपको 250 मार्क्स का होता है, 125 क्वेश्चन आर देयर एंड एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होता है। एंड पेपर 1 में सारे आपके जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, ये सब होता है। तो ट्रेडिशनल है, जैसा आप सीएससी के लिए कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ते हो वही बुक्स आपको फॉलो करने। एंड पेपर 1 के लिए एक चीज आपको करनी है कि पेपर 1 के लिए यू हैव टू रीड द सेम बुक कंसिस्टेंटली। सो प्रॉब्लम होता है कि लक्ष्मीकांत बच्चे 1-2 बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि हम अभी बहुत ज्यादा हमको आने लगा है, तो बच्चे पढ़ना ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना, यू हैव टू रीड द सेम बुक मल्टीपल टाइम्स इन ऑर्डर टू गेट कमांड ओवर द बुक। बिकॉज आजकल जो लेवल एग्जाम की हुई है 1-2 बार पढ़ने से नहीं होगा। तो पेपर 1 के लिए सेम सोर्स बट मल्टीपल रिवीजन। आप एक ही सब्जेक्ट के लिए अलग अलग किताबें ना पढ़ के एक ही किताब पढ़िए, बट उसको मल्टीपल बार पढ़िए। देन पेपर 2 की बात करें, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक न्यूज़पेपर उठाइए। जैसे मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था तो उसके आर्टिकल्स को मैं समराइज करता था, या यूट्यूब पे जियो पॉलिटिक्स के लेक्चर्स देखता था, या कुछ ऐसी चीज़ें आप करो। एंड पेपर 2 के लिए आप ये करो कि आपको हफ्ते में कम से कम 2-3 बार एक ऐसे लिखना है, या आपको एक आर्गुमेंट लिखना है, या एक प्रेसे लिखना है। मेक श्योर यू आर इन टच। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सीधा मार्च में जब नोटिफिकेशन आता है तब P2 की तैयारी करो। P2 की तैयारी हमारे यहाँ पे मानसून जैसा सीजनल होता है, वैसे ही सीजनल होते जा रही है कि नोटिफिकेशन आएगा तभी तैयारी करेंगे, तो मार्क्स कैसे आएंगे? हाँ करेक्ट, ये बात सही। अगर आपको ये एग्ज़ाम टारगेट करनी है तो डेडिकेटली 1-2 साल आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। श्रेयस जैसे कॉलेज स्टूडेंट को अगर 2-3 अटेम्प्ट लगते हैं तो आप सोचिए, अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो डे 1 से आप कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए, ना कि सीजनल। पेपर 2, पेपर 1 विथ इंटरव्यू साइमल्टेनियसली होना चाहिए। एक बात आपको बता, तो आपने जब हमारे सामने मॉक इंटरव्यू दिया था तब हमने डिस्कस किया था कि ये बंदा तो सिलेक्ट हो ही जाएगा, इसका अच्छा प्रिपरेशन है। 2-3 लोगों के बारे में हमने बोला था, ऑलमोस्ट दोनों तीनों ने क्लियर कर दिया। तो एक पर्सनैलिटी आपकी बनती है और आपका एक इंटरव्यू का प्रिपरेशन साइलेंटली बनते रहता है। अगर आपका वो पर्सनैलिटी बन गया तो इंटरव्यू में नंबर्स आने ही आने हैं। ये बात ध्यान से समझिए। श्रेयस के बारे में हमने तभी बोला था कि अरे ये बंदा तो सिलेक्ट होना ही होना है, और वैसे ही हुआ था, और रैंक भी अच्छा आया और मिलेगा CISF भी, जो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस फोर्स था। तो एक बात ध्यान में रखिए, आपको पर्सनैलिटी टेस्ट निगलेक्ट नहीं करना है, डे 1 से स्टार्टिंग से करना है। क्योंकि बाद में क्या होता है, कभी कभी बाकी लोगों के हमने मॉक लिए थे तब कि बेसिक क्वेश्चंस भी उनको नहीं आ रहे। सेंट्रल पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स में क्या डिफरेंस है, उसका हायरार्की क्या है, क्या रोल है, उसका मैंडेट क्या है, ये बेसिक चीज़ें भी अगर आपको नहीं आ रही है तो हाउ विल दे गिव मार्क्स, राइट। और दूसरा है कि आपका इंटेंशन, क्लैरिटी कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन दिस फोर्स, ये आपका अंदर से आना चाहिए। आपका ओरिजिनल जो आपका है वो ओरिजिनल थॉट प्रोसेस, आइडिया, थिंकिंग, व्यूज़ होने चाहिए, तब जाके इंटरव्यू में नंबर्स बनते हैं, जो हमने श्रेयस में देखे थे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप तो क्या करना है वो तो बताया, लेकिन एक ब्रीफ में व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स फॉर न्यू एस्पिरेंट्स? डोंट्स मेरा पहला चीज़ है डोंट्स में कि एक ही एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल बुक्स ना पढ़िए। सेकेंड थिंग इज़ P2 के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो फॉलो 1 न्यूज़पेपर, मल्टीपल न्यूज़पेपर्स फॉलो ना करें। एंड डूज में मेरे ख्याल में आपको सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि फाइंड द राइट मेंटर। बिकॉज प्रॉब्लम ऐसा है कि CAPF के लिए अभी तक उतना अवेयरनेस नहीं है कि जितना वो एग्ज़ाम डिजर्व करती है, उतने सोर्सेस अवेलेबल नहीं है। तो आप एक ट्रस्टेड मेंटर या ट्रस्टेड सोर्स को फॉलो करिए। CSC का पैटर्न अलग है, किसी भी स्टेट PCS का पैटर्न अलग है, तो उसी पैटर्न के हिसाब से आप CFPF क्रैक नहीं कर सकते। मैंने मेरे दोस्तों के एग्जांपल देखे, मेरे दोस्त जो CSC दे चुके हैं उनसे भी पेपर 2 में मार्क्स नहीं आए, बिकॉज यहाँ पे पैटर्न अलग है। तो कुछ डूज एंड डोंट्स ये मैं बताना चाहूँगा बस। अभी आपने मेंटर की बात की है, तो ऐसा हो सकता है कि आप हमारे जो दर्शक है या फिर जो एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं उनको कुछ मेंटरशिप कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल?
अभी तक तो सर हमारा कुछ फोर्स एलोकेशन या फिर ज्वाइनिंग नहीं आया, तो आई अज्यूम कि मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम होगा। तो यदि मेरे पास टाइम है एंड बच्चों के डाउट्स है तो व्हाई नॉट, लेट्स डू द मेंटरशिप प्रोग्राम। जस्ट कमेंट इफ यू वांट मेंटरशिप ऑफ श्रेयस सर, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि सर हमें इनकी मेंटरशिप चाहिए। मैं फिर उनको कन्विंस कर लूंगा कि आप मेंटरशिप दीजिए, और मैं भी ट्राई करूंगा, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बाकी भी बहुत से प्रोजेक्ट या बाकी स्टेट पीसीएस है, बाकी सिविल सर्विसेज कुछ प्रोग्राम्स या फिर लेक्चर्स रहते हैं, तो उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा। लेकिन आई विल ट्राई कि आई विल आल्सो गाइड यू रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम। उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम। सी द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम इज बेसिकली आपके पास ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होने चाहिए। जो मैं बहुत बार देखता हूँ कि बच्चों को मार्क्स तो आते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू के लिए मैं जाता हूँ, मेरे पहले कैंडिडेट गया था, मुझे अभी भी याद है, मेरा जब इंटरव्यू था तो आई वॉज सेकेंड टू गो मॉर्निंग में, एंड मेरे पहले कैंडिडेट गया था। तो वो जब जाके बाहर आया तो वो बहुत पसीने पसीने उसको छूट रहे थे। एंड बाय द वे अंदर, जिसको नहीं पता, वो एक एयर कंडीशन रूम होती है। करेक्ट। तो मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ, एंड बाद में जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मैंने उससे बात की थी, तो ही वॉज लाइक कि वो नहीं हो पाया। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की कि आपके पास मार्क्स होने से कुछ नहीं होगा, आपके पास वो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपके पास वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे वो इंटरव्यू में क्या चेक करते हैं कि आर यू एबल टू हैंडल द प्रेशर। करेक्ट। 10 क्वेश्चन मुझे याद है, मुझे जो चेयरमैन साहब है उन्होंने 10 क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें से मैं सिर्फ 8 के आंसर दे पाया, 2 के नहीं दे पाया। व्हाट मैटर्स इज वो दो क्वेश्चन पे आपको जज नहीं करेंगे, बट जो 8 क्वेश्चन आपने आंसर किए, वो 8 क्वेश्चन किस शिद्दत से आपने आंसर किए। मुझे 2 क्वेश्चन पे सर ने वेरी गुड भी बोला था। तो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड द वे यू कैरी योरसेल्फ वो दिन, वो सब मैटर करते हैं कि आपके पास सबसे पहले ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन करनी चाहिए आप। और एक चीज़ मैं जो अगेन बताना चाहूँगी, फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, क्योंकि आप एक फोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो एक फिजिकल फिटनेस कम्स विद दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ये कुछ चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस से याद आया, when we were preparing, including me, almost all we were disqualified initially temporary for overweight, right? तो हमारा जो री मेडिकल था वो दिल्ली में हो गया था। बाद में उन्होंने कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं दिया था, लेकिन री मेडिकल हुआ था। और तलेगांव दाभाडे का रिकॉर्ड ऐसा था, उन्होंने बहुत से एस्पिरेंट्स को सिर्फ ईयर में वैक्स है इसलिए री मेडिकल को भेजा था, एक बात। और दूसरा, कुछ बंदे मेरे साथ जो राजस्थान वो साइड के थे तो अंडरवेट थे, तो वो मेडिकल से पहले बनाना खा के ये खा के थोड़ा वेट बढ़ा रहे थे। तो 2 चीज़ें, आपको मतलब ओवरवेट भी नहीं होना है और अंडरवेट भी नहीं रहना। आपका फिजिकल फिटनेस जो है, जो इनिशियली हमने बात किया था कि क्या फिजिकल क्राइटेरिया है, तो उसके बारे में आपको शुरू से ध्यान रखना है। बाद में इतना भी वजन नहीं बढ़ाना है कि आपका फिजिकल क्वालिफाई नहीं होगा, या फिर इतना भी अंडरवेट नहीं होने चाहिए कि आपका फिजिकल जो फिटनेस है, बेसिकली इन्फ्लेशन ऑफ द चेस्ट या फिर वेट है आपका, वो आपका नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये, अगर एग्ज़ाम आपको प्रिपेयर करनी है, अच्छे से करनी है, तो इसमें कुछ कोचिंग का रोल है क्या? मेरे ख्याल में जो पेपर 1 है वो तो काफ़ी ट्रेडिशनल है, बट पेपर 2 के लिए मेरे ख्याल में आप जो आंसर्स लिखोगे, आप जो ऐसे लिखोगे, वो आपको किसी ना किसी से तो इवेल्युएट करके लेने आने पड़ेगी कि मैंने जो लिखा है क्या इज इट वर्दी फॉर द एग्जाम, क्या वो एग्जाम रिलेटेड कंटेंट है या नहीं, या मेरी जो अभी मैं जो जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ क्या वो सही है या नहीं। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में कोचिंग का रोल अगर आएगा तो पेपर 2 या फिर ओवरऑल गाइडेंस कि मैं ऐसा कर रहा हूँ क्या ये सही है या नहीं, जस्ट एक एल्डरली पर्सन कैसा होता है उस हिसाब से। एंड डेफिनेटली मेरे ख्याल में यदि आप एक फिजिकल फिटनेस वाले पर्सन नहीं हो तो आपको एक कोच रखना चाहिए अगर आप फिजिकल की तैयारी करें। और आखिर में जब इंटरव्यू आता है, पर्सनालिटी टेस्ट जब आती है, तो आपको यदि आपने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई कॉर्पोरेट इंटरव्यू नहीं दिए या यूपीएससी का पहले कोई इंटरव्यू नहीं दिया, तो आपको एक प्रॉपर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम या आपको मॉक इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, जहाँ पे आप में जो कमियां हैं वो आपको वो हाईलाइट करके बता देंगे। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो है वो कोचिंग का रोल आ सकता है। अच्छा, कोचिंग के साथ जुड़ा हुआ कि टेस्ट सीरीज का भी रोल आ सकता है। एटलीस्ट इफ यू नॉट कोचिंग तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, या फिर कोई एक्सपर्ट से इवेल्युएट करके लीजिए कॉपी, ताकि आपको फीडबैक लगे। दूसरा, फिजिकल फिटनेस का बहुत अच्छी बात की। अगर आप इनिशियली आपका मेडिकल, बहुत बार क्या होता है कि हमारे साथ एक जो बंदा था अभी वो ज्वाइन है किधर तो भी, या उसका नाम याद नहीं है, लेकिन प्रशांत शायद, तो उसका पिजन चेस्ट था, एक बंदे का नॉकनी था, एक बंदे का क्लब फुट था। तो आपका एक बार फिजिकल भी आप कहाँ से करवा लीजिए। क्या होता है कि आप बहुत प्रिपरेशन कर चुके हैं, सब स्टेजेस की, मतलब का एग्जाम निकल गया, लेकिन मेडिकल में आपको पता चला कि आपका कलर ब्लाइंडनेस है। बहुत बार ऐसा होता है। मेरा दोस्त है अभी डिप्टी कलेक्टर है स्टेट पीसीएस में,
वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का फर्स्ट इंटरव्यू जब देने गया तब जाके उसको पता चला कि वो कलर ब्लाइंड है। मतलब ही भी अनफिट फॉर ओनली टेक्निकल लाइक आईपीएस और कस्टम के लिए, बाकी तो अलाउड होता है। लेकिन ये सब चीज़ें फोर्स में नहीं चलती है। बहुत लोगों के हाथ में टैटू वगैरह होते हैं, बाकी चीज़ें। मैंने बहुत से रिजेक्शन देखे। मैंने ऑलमोस्ट more than 50% of students they were disqualified for only technical reasons, right? जो वो अवॉइड कर सकते थे अगर उनको पहले से जानकारी रहती थी। तो अगर आपको CAPF ज्वाइन करना है तो बेसिकली आप किसी ट्रेनर के पास जाइए, या फिर एक डॉक्टर के पास जाइए, या फिर कोई रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर है या फिर फोर्स का कोई ऑफिसर है, उनके साथ जाके डिस्कस कीजिए, आपका चेकअप कर लीजिए कि आपका हाइट है क्या, आपका वेट है क्या, चेस्ट है क्या, बाकी आपका फिजिकल फिटनेस है क्या, बॉडी जैसे चाहिए वैसे है क्या। बहुत सी बार सर्जरी भी, वहाँ पे सर्जन जो आते थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट वहाँ पे चेकअप भी करते थे, तो वहाँ पे आप क्वालिफाई हो क्या, ये भी चीज़ आपने करनी चाहिए। उसके साथ आखिरी में एक बार जस्ट विल डिस्कस की सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन और CAPF का प्रिपरेशन ये अलग है या सेम है, या फिर उसके साथ साथ ये भी कर सकते हैं? सर साथ में तो कर सकते हैं, बट वन अप्रोच वर्क्स फॉर ऑल, ऐसा कुछ इसमें है नहीं कि आप इसी मेथड से जो CSE के लिए आप करो वही CAPF के लिए करो। पेपर वन में तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा CSE का, देयर इज़ नो डाउट कि पेपर वन यदि आप CSE के प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हो तो पेपर वन में आपको हाई एडवांटेज होगा। एंड यदि पेपर टू की मैं बात करूँ तो पेपर टू में थोड़ा सा अलग अप्रोच रखना पड़ता है फॉर CAPF। तो स्ट्रैटेजी तो मेरे ख्याल में आप बोल सकते हो 60-70% सेम है, बट जो स्लाइट वेरिएशन आता है वो पेपर टू के एसे के आंसर राइटिंग में आता है या फिर व्यू काउंटर व्यू के इसमें आता है। बाकी और इंटरव्यू इज मोर और लाइक द सेम। 4 लोग होते हैं पैनल में, तो इंटरव्यू तो सेम ही है। तो मेरे ख्याल में एक 60-70% प्रिपरेशन सेम है, लेकिन जो 30% वेरिएशन है उसमें आपको फोकस करना है। और वो वेरिएशन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस एग्जाम में मेरे अनुभव से, वो आता है पेपर टू में। बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज प्रीटी मच सेम। तो आप दोनों या स्टेट PCS करके भी आप वो कर सकते हो। एक बात जस्ट पूछना चाहूँगा कि बहुत बार क्या देखा है मैंने खुद इस पे बहुत से वीडियो भी बनाए थे, राइट लॉजिकल अप्रोच, कि बहुत बार क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पता नहीं होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में या फिर ऑप्शन में कई हिंट मिलती है या फिर कोई कीवर्ड होता है, उसका इंटरप्रिटेशन करके आप आंसर्स के पास जा सकते हो। क्या ऐसा कभी किया है आपने कुछ एग्जाम्स में? ऐसा सर बहुत बार होता है। मतलब मैं तो पहली बात तो मैं ऐसा मानता हूँ कि नॉलेज के बेसिस पे यदि कोई क्वेश्चन एग्जाम है जो 100 क्वेश्चंस है, तो ये आपके सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे आप 35 to 40 क्वेश्चंस कर सकते हो। मतलब आप कितना भी पढ़ो, कोई अगर बहुत ज़्यादा पढ़ा है तो वो 45 तक जा सकता है। 50% के ऊपर आपका सिर्फ नॉलेज पे पेपर सॉल्व नहीं होगा। मेरा तो मानना है कि 30 to 35% ही सॉल्व होता है, लेकिन आप देखो तो कट ऑफ ऑलमोस्ट 50% लगता है किसी भी एग्जाम का। तो ऊपर के जो 20% आपको लाना है वो आपको औरों से कुछ अलग करना है, बिकॉज दैट इज व्हाट विल सेट यू अपार्ट फ्रॉम दी अदर्स। बिकॉज ये कंपटीशन है, आपको किसी और से रिलेटिवली अच्छा होना है। Correct. तो रिलेटिवली अच्छा कब होगे? जब आप उससे कुछ ज्यादा करोगे। कहाँ ज्यादा करोगे? आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज करोगे। तो मैं कैसा करता था, मतलब मुझे यदि इंग्लिश में कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो मैं उसका हिंदी अनुवाद देखता था। करेक्ट। तो हिंदी अनुवाद से मुझे थोड़ा बहुत हिंट मिलती थी, और मैं क्या करता था, सारे क्वेश्चंस होने के बाद ही सर्कल करना चालू करता था। बिकॉज कभी कभार क्या होता है, किसी एक क्वेश्चन का रेफरेंस किसी और में लग सकता है, और ऐसा लग गया तो 2 क्वेश्चन सही आने के चांसेस है। तो मैं ये कुछ चीजें फॉलो करता था और ये देखता था कि उसने क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। देन प्रीवियस ईयर एनालिसिस करता था कि यदि मुझे गेस ही करना है तो किस ऑप्शन को गेस करना है, कौन सा ऑप्शन सबसे लंबा है, या क्या वो बताना चाहते हैं। तो ये सब चीजें जो ये दीज आर सम स्मॉल हैक्स जो आपको पोस्ट के करीब ला सकते हैं। इसी बात पे जो मैं बोल रहा था, राइट लॉजिकल अप्रोच, इसके कुछ वीडियोस यही चैनल पे, अपना UPSC मेड सिंपल यूट्यूब चैनल है, आप पीछे जाके देखोगे तो आपको मिलेंगे। लेकिन वो विथ रिस्पेक्ट टू सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के रिगार्डिंग है। हाँ, EPFO की रिगार्डिंग प्रॉपर एक कोर्स भी मैंने बनाया था, ये राइट लॉजिकल अप्रोच। जो EPFO एग्जाम दे रहे वो उस वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ से नंबर बढ़ने के चांसेस अपने बढ़ा सकते हैं। लास्ट टाइम बहुत से स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट भी होता, और स्टेट PCS में तो ये अपना बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, क्योंकि बहुत से टॉपर जो है उन्होंने यूज़ किया और उनके मार्क्स की जो ग्रोथ है वो अनबिलीवेबल है। मतलब अराउंड 30-40 तक मार्क्स उनके सिर्फ नेट इस वजह से बढ़े हैं। ये बात रही। बाकी जो आपने यहाँ पे सब लोगों को गाइडेंस किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच श्रेयस। और जल्दी हम प्रीलिम्स या फिर कोर्स के बारे में, मेंटरशिप के बारे में कुछ ट्राई करेंगे क्या कर सकते हैं। और एक तो पक्का है कि हम इंटरव्यू के रिगार्डिंग और कुछ सेशंस यहाँ पे ले लेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। कुछ डाउट रहेगा, कुछ क्वेरी रहेगी तो आपको नीचे नंबर दिया हुआ है या फिर टेलीग्राम ID दिया हुआ है,
वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। इंटरव्यू के रिगार्डिंग हो या बेसिक प्रिपरेशन के बारे में हो, आप बात कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच श्रेयस। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर और जल्दी मिलेंगे रिगार्डिंग नेक्स्ट प्रिपरेशन। थैंक यू एंड जय हिंद। जय हिंद।